भाई भारतीय न्याय संहिता के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। देखो, आपका अगर भारतीय न्याय संहिता पढ़ो या पहले से आपने आईपीसी पढ़ा है तो बहुत ही फ्रूटफुल ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। इसमें बहुत ही डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल से हम लोग समझेंगे कि भैया ये चैप्टर किसके बारे में है, ये अध्याय किसके बारे में है। तो भारतीय न्याय संहिता में या पहले आप कह लीजिए इंडियन पिनल कोड में जो पहले का चैप्टर हुआ करता था साधारण अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन, पहले चैप्टर 4 में हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अध्याय 3 में है, नाम सेम है, सेक्शन वही सारे हैं, लेकिन सेक्शन रेंज बदल गया है, तो वो थोड़ा सा हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर आप विजिट करिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, आपके बेनिफिट के लिए हो सकती है सारी चीजें। लिंक पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन जरूर गैदर करें। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि भारतीय न्याय संहिता में जो एक चैप्टर है, चैप्टर 3 साधारण अपवाद, वो क्या है, किस लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर ने इस चैप्टर को क्यों रखा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए, ऐसा है कि समानता जो प्रिजम्पशन होता है या समानता जो अनुमान लगाए जाते हैं, वो ये लगाया जाता है कि आदमी अगर कोई पर्सन है तो अपने कार्य के लिए, अपने एक्ट के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर वो आपराधिक कार्य किया है तो उसके परिणाम को जानता होगा, उसका नेचर क्या है, उस एक्ट की प्रकृति क्या है, उसके बारे में वो बखूबी जानता होगा। ऐसा प्रिजम्पशन लॉ लेके चलता है। और लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट कारित करते हैं, ऐसा कार्य कारित करते हैं, ऐसा अपराध कारित करते हैं जो कहीं ना कहीं, चाहे भारतीय न्याय संहिता में या किसी और अधिनियम में उसको अपराध की तरह ट्रीट किया गया है, उसको अपराध घोषित किया गया है, तो जाहिर सी बात है आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, आप पे आपराधिक जो है दायित्व तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ऐसे दो जगह पे हैं, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि दो जगह पे जो होते हैं, दो पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। एक तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पे कोई एक्ट हो रहा है और यहां पे भी कोई एक्ट हो रहा है, इसको दो पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जनरली इसमें यह कहा गया कि भैया देखो, कोई सॉवरेन स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, उत्तराधिकारी है, प्रतिनिधित्व है, बेसिकली काउंसलर हो गया, यूनियनों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो ऐसे लोग, चूंकि उनकी प्रेस्टीज बहुत हाई है और स्पेशली ट्रीट किया जाता है उनको, तो ऐसे लोग अगर कोई अपराध कारित कर देते हैं तो उन पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती है। एक तो इस पर्सपेक्टिव में छूट दिया गया। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कि जिसमें मेंस रिया नहीं होता, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो मेंटल माइंड होता है, गिल्टी माइंड होता है, उस एक्ट को कारित करने के पीछे वो नहीं था। हाँ, हालांकि जो एक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं अगर उसके एक्ट के हिसाब से जाए तो अपराध में फिट होता है, लेकिन पता ये चलता है कि यार कि इसने जो कार्य किया है एक्चुअली इसके पीछे गिल्टी माइंड नहीं था, जानबूझ के इसने नहीं किया, या तो एक्सीडेंटली कर दिया, या तो गलती से कर दिया, या तो कोई बड़ा कांड बचाने के लिए या बड़ा एक्सीडेंट बचाने के लिए इसने छोटा सा अपराध कर दिया। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे उस व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है, एक्सक्यूज कर दिया जाता है, हालांकि वो एक्ट जो है अपने आप में अपराध है। तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला जहां पे ये कहा गया कि कहां कहां पे मेंस रिया नहीं होता, या कहां कौन कौन से ऐसे एक्ट होंगे जिसको अपराध की श्रेणी में नहीं लाएंगे या करने वाले को माफ कर दिया जाएगा, अपवाद में फिट हो जाएगा। तो सामान्यता नियम यही है कि भैया अगर आप कोई एक्ट करते हैं, अगर वो अपराध है तो आप पे आपराधिक दायित्व आएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। लेकिन इसके पीछे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन वो आपका दे रखा है चैप्टर 3 में, अध्याय 3 जब आप पढ़िएगा तो वहां पे सेक्शन 14 से लेकर 44 तक आपको मिलेगा। आज वही उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरे चैप्टर का स्केलेटन हम लोग आपको बताएंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगा, और समझने की कोशिश करिएगा आप कि इस चैप्टर में भैया है क्या। तो अब आपको पता चल गया कि भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 में जनरल एक्सेप्शन में, साधारण अपवाद में ऐसे ऐसे कंडीशन, ऐसे ऐसे सिचुएशंस को बताया गया है इन सारे सेक्शंस में, जहां पे अगर
एक्ट हो भी रहा है या अपराध हो भी रहा है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, यानी कि करने वाले को माफ कर दिया जा रहा है, करने वाले को एग्जम्पशन मिल जा रहा है, बशर्ते कि वो बंदा प्रूफ कर दे, या बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पे रहता है जो फायदा लेना चाहता है इस अध्याय का। वो अगर प्रूफ कर दे कोर्ट में तो ऑब्वियसली बात है उसको एक्सेप्शन मिल जाए, एक्सेप्शन में फॉलो हो जाएगा और उसको छूट मिल जाएगी। अब इस चैप्टर को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो जाहिर सी बात है आपको कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में अल्टीमेटली जो बातें कही गई हैं 31 सेक्शंस हैं चैप्टर 3 में, और 8 शीर्षक में, 8 सेक्शंस में, पार्ट में, भाग में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला भाग हो जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि तथ्यों की गलती और कानून की गलती, विधि की गलती। ये आप 14 और 17 में सेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है प्रिविलेज्ड एक्ट्स एंड जुडिशियल एक्ट्स, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त कार्रवाई और न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई क्या होता है वो आपको सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में समझाया जाएगा। उसके बाद एक्सीडेंटल एक्ट होते हैं, आकस्मिक कृत्य हो गया, एक्सीडेंटल एक्ट होते हैं जो वो भी कहीं ना कहीं छूट के दायरे में रखा गया है, सेक्शन 18 में पढ़ाया जाएगा। नेसेसिटी, आवश्यकता के बारे में बात करें जो चौथा शीर्षक, चौथा पार्ट है इसका, धारा 19 में मिलेगा। इनकैपेबिलिटी टू कमिट क्राइम, आपको ऐसी सिचुएशन बताई जाएगी जहां पे अपराध कारित करने में असमर्थ है बंदा और उस बंदे ने अपराध अगर कोई कर दिया तो उसको भी छूट मिल जाता है। 20 से लेकर 24 तक पढ़ाया जाएगा आपको। एक्ट विद कंसेंट, किसी की स्वीकृति, सम्मति से किया गया कोई अपराध अगर है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सम्मति के बिना या सम्मति से 25, 28 और 30, 25, 26, 27, 28 और धारा 30 आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा आपको। एक एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जिसको आप ट्रिफल भी कह देते हो, यानी कि एक तुच्छ कार्य जो होता है, तुच्छ अपहानि जो होती है, वो भी कोई कार्य होता है, वो भी कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो भी सेक्शन 33 में एग्जम्प्ट हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राइवेट डिफेंस लास्ट वाला एक टॉपिक है, निजी रक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा, जिसको आप 34 से लेकर 44 तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूं और आगे बढ़ने से पहले और कैटेगराइजेशन करने से पहले, तो जो सामान्य नियम है कि भैया एक्टस नॉन फेसिट्रियस निसी मेंस सिटिया, जिसको मेंसरिया कहते हैं शॉर्ट में, तो यानी कि सामान्य नियम यही है कि अगर आपका गिल्टी माइंड है और गिल्टी माइंड से कोई आपने एक्ट किया है जिसका परिणाम, जिसकी क्रिमिनल लायबिलिटी जिस पे आप पे आएगी अगर वो करने से, अगर आपका गिल्टी माइंड है तो आपको सजा मिलती है, लेकिन आपका मेंसरिया नहीं था तो आपको सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बर्डन ऑफ प्रूफ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे मान लिया कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी ए, ठीक है, ये कह रहा है मिस्टर ए कि साहब मैं नशे में था, शराब पिए हुए था और इस तरीके से मुझसे एक्ट हो गया, मैं जानता नहीं था, मेरे को ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई थी और मैं नशे में नहीं था, मैं ये समझ नहीं पाया कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो क्या है, अपराध है, नहीं है, वो गलत है, सही है, मैं बिल्कुल बदहवाश था, नशे में था, मुझसे ज़बरदस्ती शराब क्योंकि पिलाई गई थी और इस नशे में मैंने अपराध कारित कर दिया। तो ये जो प्रूफ, वैसे तो क्या होता है, सामान्य नियम क्या है कि अभियोजन अधिकारी जो होता है, प्रोसिक्यूशन पक्ष जो होता है, वो साबित करता है कि फलाने ने अपराध कर दिया है, सामने वाले ने, अभियुक्त ने अपराध कर दिया है, एक्यूज ने अपराध कर दिया है, और बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ने अपराध किया है। और जब तक ये साबित नहीं होगा बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, एक्यूज को हमेशा इनोसेंट माना जाएगा, सो तब तक वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन साबित करता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूज्ड अभियुक्त है, अगर वो एग्जम्पशन लेना चाहता है, अगर वो ये साबित करना चाहता है कि मैं अध्याय 3 पीएनएस के इस सेक्शन में फॉल हो रहा हूँ, इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, इसलिए मुझे क्रिमिनल लायबिलिटी मेरे पे ना लिया जाए, तो वो चीजें साबित यही करेगा। क्योंकि एक मैक्सिम है, रोमन मैक्सिम है, मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक मैक्सिम देना चाहूंगा, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ई क्यू अफर्मेट नॉन ई क्यू निगेट इनकम्बेट प्रोबेशिया, यानी कि अगर जो इंसान फायदा लेना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है, जो इंसान ये चाहता है कि कोर्ट मेरा केस ये देखे, उसको सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। अल्टीमेटली कहने का सेंस यही है कि आपको फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि कहीं ना कहीं आपका केस है। अगर आप कोर्ट से कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो पहले तो आप यही साबित करोगे ना कि अगर आप ये फायदा लेना चाहते हो कि आप नशे में थे और आपको छूट दे दी जाए, तो पहले भैया यही साबित करो कि आप नशे में जो थे आपको जबरदस्ती पिलाया गया था, ऐसा तो नहीं जानबूझ के आप नशे में थे। तो वो क्राइटेरिया में फॉल होते हो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब आपको छूट मिलेगी। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप जानबूझ के पिए थे या पिए नहीं थे, बहाना बना रहे हो आप, ऐसे ही समझा जाएगा। तो दैट इज अ मैक्सिमम ई क्यू अफर्मेट नॉन ई क्यू निगेट इनकम्बेट प्रोबेशियो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसका अंग्रेजी में अगर मैं मतलब बोलूँ तो ये हो जाता है कि ही हु सीक्स द एड ऑफ ए कोर्ट, जो बंदा मदद चाहता है कोर्ट से, उसको ही शुड बी द फर्स्ट टू प्रूव दैट ही हैज़ ए केस, उसको पहले साबित करना पड़ेगा कि वो केस है, उसका केस बनता है, शराब का केस बनता है, मतलब वो नशे में था और ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया था। दैट इज़ द मैक्सिम। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद जो इस चैप्टर का कैटेगराइजेशन करें, जो आज हमारा मकसद है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब अंदर जाने से पहले या डिटेल में जाने से पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या ये चैप्टर किसके बारे में है। तो इस चैप्टर को हम कैटेगराइज दो पार्ट में कर सकते हैं। पहला आप एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर 3 को, जो 14 से लेके अभी मैंने बताया कि 14 से लेके 44 तक बातें हम लोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक क्षमा योग्य अपवाद होता है, एक उचित अपवाद होता है, जस्टिफिएबल एक्सेप्शन होता है। एक्सक्यूजेबल में अगर आप देखेंगे तो इसको अगेन 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये आपका पहला वाला हो जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की त्रुटि। और ये आपको जो सेक्शन मिलेगा, ये आपको मिलेगा 14 और 17। 14, 15, 16 में नहीं बोल रहा हूं, 14 और 17 ऐसे मैं बोल रहा हूं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसमें पढ़ेंगे फैक्ट की गलती हो गई, तथ्यों की भूल हो गई, उसकी वजह से कोई गलती हो जाती है। डिटेल में आपसे चर्चा किया जाएगा अगली वीडियो में। तो फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से अपवाद आते हैं, क्या उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इनकैपेबिलिटी आता है। इनकैपेबिलिटी, अक्षमता इसको आप कह सकते हैं, अक्षमता। और ये चैप्टर जो हम लोग इसके अंदर भी 3 कैटेगराइजेशन है, इस पे मैं आऊंगा अभी। तीसरा वाला जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे, दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ चैप्टर आपको सेक्शन मिलेगा, सेक्शन 18 मिल जाएगा। अगेन अगर मैं इनकैपेबिलिटी को भी बांटूं तो इसको भी 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं, जिसको आप 3 आई बोल सकते हैं। याद करने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। सबसे पहला आ जाता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है कि शैशवावस्था, जो अर्लियर एज होते हैं बच्चों के, शैशवावस्था जिसको बोलते हो ना, कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चे का, जिसमें वो कुछ 7 साल से नीचे का उम्र का है ना, पहचान नहीं सकता, वो ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चा है अभी, वो ये नहीं जानता बंदूक है, उससे गोली चला दी, उससे कुछ किसी की मौत हो जाए, तो वो इन्फेंसी में आएगा, वो उसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इससे बाबत आपको 20 और 21 2 सेक्शन पढ़ाए जाएंगे, 2 धारा पढ़ाए जाएंगे, आपको समझा जाएगा इन्फेंसी क्या होता है। दूसरा पार्ट इसका इनकैपेबिलिटी का इंसैनिटी हो जाता है। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। ये आपको 22 में पढ़ा जाएगा। कोई बंदा पागल है, अब उसकी एज आपको नहीं देखनी है, वो 80 साल का है, 25 साल का, 30 साल का, 45 साल का। अगर वो पागल साबित कर दिया अपने आप को कि पागलपन में उससे कोई अपराध हो गया, पागल आदमी कुछ नहीं समझता ना, किसी को मार दिया, धकेल दिया छत से, मर गया सामने वाला, तो आप उसको मर्डर के केस में थोड़ी अंदर कर दोगे, वो इंसेन माना जाएगा कानून की नजर में। वो इंसैनिटी या पागलपन उसको हम बोलते हैं, वो इस एक्सेप्शन में फॉलो हो जाएगा। धारा 22 आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन यानी कि कोई बंदा नशे में है, और ये आपको जो धारा पढ़ाई जाएगी वो 23 और 24 पढ़ाई जाएगी। 2 सेक्शन पढ़ाए जाएंगे और उसको समझाया जाएगा कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कैसे अपवाद की श्रेणी में आता है। 23 और 24 में पढ़ाया जाएगा। तो याद करने के लिए इनकैपेबिलिटी 3 आई आपने पढ़ लिया, और याद करने के लिए कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये भी आपको सेक्शन में मेमोराइज करना है, याद करना है। तो आप ऐसे कर लो, इन तीनों में है ना, इनफेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन। तो इनके बाद आप देखोगे यहाँ एफ आ रहा है, एफ सबसे पहले, अल्फाबेट में एफ सबसे पहले आता है, तो इनफेंसी सबसे पहले आएगा, उसका सेक्शन भी सबसे पहले आएगा, यानी कि 20-21। उसके बाद इंसैनिटी, एफ के बाद जो है एस आता है, एफ के बाद ही आता है, मतलब तुरंत बाद नहीं आता, लेकिन बाद ही में आता है ना एस। तो उसके बाद आप कह लो कि सेक्शन 22 में इन्फेंसी है। उसके बाद एस के बाद टी आता है, तो इंटॉक्सिकेशन उसके बाद है, यानी कि 23-24 में है। तो इस तरीके से सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन में क्या चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। एक तरफ तो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन, ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 14, उसके बाद 17, उसके बाद 18, 20, 21, 22, 23, 24, ये तो हम इधर पढ़ लेंगे। अगर मैं इसको हटा के उसके दूसरी तरफ में जाऊं और यहां से आप मैं बात करूं कि यहां पे किस चीज की कैटेगराइजेशन आपको, कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा जुडिशियल एक्ट, जस्टिफिएबल एक्सेप्शन में जुडिशियल एक्ट, यानी कि न्यायिक जो कार्य होते हैं, आप इसको बोल सकते हो कि न्यायाधीश का कार्य, जुडिशियल एक्ट, उसको न्यायिकता कार्य हम लोग बोल देते हैं। तो न्यायिकता कार्य में भी 2 पार्ट आ जाते हैं। एक तो एक्ट ऑफ जज, और एक्ट ऑफ जज को आपको किस में पढ़ाया जाएगा, धारा 15 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि न्यायाधीश या न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी कि एक्ट इन परजुएंस ऑफ द जजमेंट और द परजुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। तो एक्ट्स डन इन परजुएंस ऑफ कोर्ट, तो न्यायालय के आदेश के अनुसार या जजमेंट के अनुसरण में कोई किया गया कार्य अगर है
तो ये आपको 16 पढ़ाया जाएगा। तो कोई जज का एक्ट है वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब जज ने किसी को फांसी पे लगा दिया, फांसी का ऑर्डर दे दिया, जजमेंट पारित कर दिया, कोई बंदा फांसी पे चढ़ गया, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि जज ने अबेट किया उसके मर्डर करवाने के लिए, मर्डर कर दिया, या तो ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उनके ऑफिशियल ड्यूटी में अपना उन्होंने किया है, कार्य किया है, वो एक्ट ऑफ जज बोला जाएगा, उसको भी एग्जम्पशन है। उसके बाद कोई जल्लाद है, जज का ऑर्डर पारित हुआ, जल्लाद ने उस अनुसरण करते हुए, जज का अनुसरण करते हुए, जजमेंट का अनुसरण करते हुए किसी को फांसी पे लगा दिया, फांसी पे लटका दिया, तो वो भी तो एक ऑफिस अपने काम करने में वो उसके अनुसरण में, जजमेंट के अनुसरण में ही काम किया है, तो उसको 16 के तहत एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये बात आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, नेसेसिटी, आवश्यकता, जो आपको 19 में पढ़ाया जाएगा। आवश्यकता में आपको पढ़ाया जाएगा कि कोई बड़ा अपराध या बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए आपने एक छोटा सा अपहानि कर दिया, छोटा सा अपराध कर दिया, या गलत काम कर दिया आपने, या किसी को मार दिया आपने, है ना, तो उसको नेसेसिटी के दायरे में आके, आवश्यकता थी, उस वक्त की नज़ाकत थी, और इस तरीके से आपने काम कर दिया, हालांकि किसी की जान आप ले लिए, किसी को चोट पहुंचा दिए, तो सेक्शन 19 में आएगा और इसमें भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, आपको समझाया जाएगा। उसके बाद ड्यूरेस का कॉन्सेप्ट आता है। ड्यूरेस का मतलब आपको मैं बता दूं कि ड्यूरेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ड्यूरेस का मतलब आप ये कह लीजिए कि थ्रेट होता है, धमकी होता है किसी को। ड्यूरेस का मतलब होता है किसी को धमकी देके, या मजबूरन, मतलब किसी को मजबूर करके, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कंपल्जन भी कहते हैं। धमकी से किया गया कार्य, धमकी द्वारा किसी को विवश कर देना, उससे आपने कार्य निकलवा लिया धमकी देके, तो सामने वाला जो डर के बेचारे ने जो अपराध कर दिया है, हालांकि वो मर्डर नहीं हो सकता, मर्डर ऑर्डर छोड़ के, अब ये थोड़ी किसी को धमकी देके मैं मर्डर उससे करवा लूंगा, तो उसने मर्डर जो किया होगा वो भी फंसेगा, वो भी क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर आएगी। धमकी में ये होता है कि आप डर के छोटा मोटा अपराध करो, तो मर्डर और छोड़ के, मर्डर और एक ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट को छोड़ के जो भी आप अपराध करेंगे वो माफ होता है। ऐसा कहा जाएगा आपने डर के मारे कर दिया है, या किसी ने आपको धमकी दी थी गोली से मारने के लिए, तो भैया इंस्टेंट मार दूंगा आपको, नहीं करोगे, तो ठीक है, वो माफ हो जाता है, वो एग्जम्पशन में आ जाता है। तो जो ड्यूरेस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो सेक्शन 32 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है कंसेंट। कंसेंट में भी सहमति, सहमति में भी एक सम्मति के साथ और बिना सम्मति, ये दो आ जाता है। यानी कि सम्मति लेके आपने कोई अपराध कर दिया है, ये आपको 25 से 27 होगा, और ये आपको 30 में पढ़ाया जाएगा विदाउट कंसेंट में। यानी कि ठीक है, कोई लेडी है, उसको आपने मिसकैरेज करवा दिया कंसेंट लेके, सहमति लेके, तो मिसकैरेज करना बच्चे का तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो कंसेंट से भले ही आपने किया, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में थोड़ा सा कम सजा मिलेगी। कंसेंट से क्या होता है, फिर क्या होता है कि भाई आप क्रिकेट खेल लो, मान लिया क्रिकेट खेल लो, अब कोई प्लेयर है, उसकी सम्मति से आपने उसको ले लिया एज ए प्लेयर के तौर पे, कल को उसको कोई चोट लग गई या किसी को चोट लग गया, तो वो फिर लायबल नहीं होगा, वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये आपको समझाया जाएगा कंसेंट से कोई अपराध जब होता है, या बिना कंसेंट के भी आपने कोई कार्य कारित कर दिया है, उतना वक्त नहीं था सामने वाले का कंसेंट लेने का, टाइम नहीं था आपके पास, और आपने कुछ ऐसा उसके साथ किया कि कुछ गलत हो गया, वो बंदा मर गया। डॉक्टर है कोई, बिना कंसेंट के किसी को ऑपरेट कर रहा है, हालांकि इमरजेंसी का केस था, उससे तो कंसेंट लेने जाएगा नहीं, अब ऑपरेट करते समय मान लिया वो बंदा मर जाए, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि डॉक्टर ने अपराध एक किया, तो वो भी एक्सेप्शन में फॉलो हो जाएगा। तो ये सब आपको समझाया जाएगा, अभी आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। कम्युनिकेशन, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन के ऊपर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 1-2 बार आया है। कम्युनिकेशन का जब सेक्शन देखेंगे, संसूचना, सद्भावपूर्वक अगर किसी को आपने संसूचना दी है, तो ये 31 में आपको मिलेगा। यानी कि आपने किसी को इन्फॉर्म किया, कोई बेचारा दिल का मरीज है, अब आपने उसको कुछ ऐसी सूचना दे दी जिससे वो हार्ट अटैक होगा, मर गया, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा कि आपने उसको मार डाला या आपने अपराध कारित किया। तो कम्युनिकेशन के अंडर में हम आपको इसको समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ अपहानि। तुच्छ अपहानि यानी कि छोटे छोटे अपराध, छोटे मोटा कोई मिनिमम लॉस है, ये आपको पढ़ाया जाएगा 33 में, है ना। आप किसी को मतलब गलती से थूक दिया आपने किसी के ऊपर, उस पर कोई लग गया, है ना, तो वो ठीक है। अब ये नहीं कि आपने उसको हर्ट कर दिया या कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेट्रो में जा रहे हैं, किसी का पैर दब गया, ये नहीं माना जाएगा आपने हर्ट उसको किया। ये छोटी मोटी चीजें मानी जाती है, तो आप उसमें एग्जेम्प्टेड हो। यानी कि एक ऐसी चीज जिससे एक सामान्य आदमी उसके बारे में कभी कंप्लेन नहीं करता, वो छोटी मोटी चीज है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट कहता है या लॉ कहता है भैया इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपराध मान के कोर्ट में जाओगे, कोर्ट का भैया भर जाएगा, वैसे बहुत सारे केस है। उसके बाद लास्ट आता है प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपको समझाया जाएगा, और ये 34 से लेके लास्ट 44 तक जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, 44 तक लास्ट सेक्शन है, तो वो आपको समझाया जाएगा कि आत्मरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि
अगर आप आत्मरक्षा करते हुए किसी को मार देते हो, कब किसी की जान आप ले सकते हो, है ना, ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। प्रतिरक्षा का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा चैप्टर है इसमें क्या बातें हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या कैटेगराइजेशन आपको करना, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो लेंदी हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ऐसे वीडियोस पाने के लिए। और आने वाले और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए जल्दी से कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। थैंक यू सो मच।